आज भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे भी है। इन्फेंट्री डे मनाने की कहानी कश्मीर के भारत विलय से जुड़ी हुई है। बंटवारे के बाद कश्मीर पर कब्जे को लेकर कबायलियों और पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर हमला किया। इसके बाद पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ने के लिए कश्मीर में भारतीय सेना पहली बार पहुंची, जिसका इतिहास मैं आपको बता रहा हूं। 27 अक्टूबर 1947 को एयरफोर्स की पहली ट्रांसपोर्ट यूनिट नंबर 12 स्क्वाड्रन के डकोटा विमानों से सिख रेजिमेंट की फर्स्ट बटालियन और 161वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड यानी पैदल रास्ते के जवानों को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतारा गया। भारतीय सेना के पैदल दस्ते के जवानों ने पाकिस्तानी कबायलियों के खिलाफ युद्ध लड़ा और कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचाया। चूंकि 27 अक्टूबर को ही पैदल सैनिकों ने सबसे पहले भारत के लिए युद्ध लड़ा, इसलिए उनके इस शौर्य को सम्मान देते हुए हर साल 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फेंट्री डे मनाती है। इन्फेंट्री डे क्यों मनाया जाता है, यह तो अब आपको क्लियर है, लेकिन इन्फेंट्री होती क्या है? इन्फेंट्री का मतलब है सेना का पैदल दस्ता। भारतीय सेना में पैदल दस्ते को फ्रंट लाइन वॉरियर कहा जाता है, जो सीमा पर सबसे आगे खड़े होते हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी इन्फेंट्री डिवीजन यानी पैदल सैनिक है। भारत पैदल सेना में कुल 32 रेजिमेंट हैं। भारत में पैदल सैनिकों की संख्या करीब 12 लाख है। अब आपको इन्फेंट्री डे का इतिहास बताते हैं और 27 अक्टूबर 1947 की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जब सेना के जवानों को लेकर एयरफोर्स के डकोटा विमान श्रीनगर पहुंचे। 27 अक्टूबर 1947 को सुबह 5 बजे से 3 डकोटा विमान ने दिल्ली के सफदरजंग से श्रीनगर के लिए पहली उड़ान भरी और पूरे दिन अप डाउन करते रहे। 28 चक्कर लगाए इन विमानों ने। हर डकोटा विमान में 15 से 17 सैनिक का पैदल दस्ता होता था। सोचिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है ये, कि कैसे एक एक छोटा सा विमान है ना, बहुत बड़ा नहीं है, तो 15-17 सैनिक आए, तो 15 भी मानिए तो उस हिसाब से 400-500 सैनिक एक दिन में पहुंचाएगा। उस वक्त अगर भारतीय सेना टाइम से श्रीनगर ना पहुंचती तो श्रीनगर हाथ से चला जाता और कश्मीर भी हाथ से निकल जाता। लेकिन यह तो भारतीय सेना का पराक्रम और बलिदान था। हालांकि वो फिर भी लेट पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने श्रीनगर के साथ साथ पूरे कश्मीर को बचाया, जिसकी वजह से आज कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है। आपको 1947 के उस वक्त की कुछ कहानी भी बताता हूं। जब भारत को आजादी मिले 3 महीने भी नहीं हुए थे और पाकिस्तान के हमलावर पीओके होते होते बारामूला तक पहुंच गए थे, श्रीनगर बस पहुंचने वाले थे। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सैनिकों का पहला बैच वायुसेना के डकोटा विमानों से श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा। ये सैनिक भारतीय सेना की इन्फेंट्री के फर्स्ट सिख रेजिमेंट के थे। इन्होंने उतरते ही सबसे पहले एक सिख रेजिमेंट के सैनिकों ने श्रीनगर एयरपोर्ट को सिक्योर किया। फिर इन्होंने बारामूला से श्रीनगर आने वाले रास्ते को ब्लॉक किया, जिससे पाकिस्तान के हमलावर श्रीनगर में न घुस पाए। इन सैनिकों के कमांडिंग ऑफिसर थे शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, जो उसी दिन बारामूला में दुश्मनों की गोलियों से शहीद हुए। तब कर्नल दीवान रंजीत राय की उम्र सिर्फ 34 साल थी। बारामूला को पाकिस्तानी हमलावरों से खाली करवाया गया और श्रीनगर को बचाया गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को भारत का पहला महावीर चक्र मिला था और वो आजाद भारत में शहीद होने वाले सेना के पहले अफसर थे, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके एक हफ्ते बाद ही इन्फेंट्री की 4 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा बड़गाम के पास शहीद हुए। शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का पहला परमवीर चक्र मिला। शहादत के समय उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। युद्ध में जाने से पहले मेजर सोमनाथ शर्मा के हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, क्योंकि हॉकी खेलते हुए उन्हें फ्रैक्चर हो गया था। फिर भी वो युद्ध के मैदान में गए। 2 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके 50 जवानों की टुकड़ी को श्रीनगर से कुछ दूर बडगाम में घुसपैठियों को रोकने के लिए भेजा गया। उस वक्त बडगाम में उनके सामने 700 हमलावर थे। दुश्मन की भयानक गोलाबारी चल रही थी और मेजर सोमनाथ शर्मा के पास जवान कम थे। फिर भी उन्होंने आखिरी दम तक बडगाम पोस्ट नहीं छोड़ी, जबकि खुद को चोट लगी हुई। मेजर शर्मा और उनके 20 जवान इसमें शहीद हो गए। 6 घंटे तक दुश्मन को मेजर शर्मा और उनके जवानों ने रोके रखा। इसी बीच रीइंफोर्समेंट के तौर पर दूसरी टुकड़ी भेजी गई। 1962 में चीन के खिलाफ भी सेना की इन्फेंट्री यूनिट ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया, लेकिन सरकार की भ्रम की स्थिति और फैसले नहीं ले पाने का कारण
के कारण चीन भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहा। पूर्व ब्रिगेडियर जेपी डालवी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर में यह लिखा है कि भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट के पास दूसरे विश्व युद्ध के दौर की बंदूकें थी, जबकि चीन के सैनिकों के पास AK-47 थी। उस जमाने में पैदल सेना के पास जूते, गर्म कपड़ों, आधुनिक हथियार और उपकरणों की कमी थी। बावजूद इसके भारतीय सेना की पैदल यूनिट चीन के खिलाफ लड़ती रही। लड़ते लड़ते ब्रिगेडियर जेपी डालवी अपने 7 जवानों के साथ चीन के सैनिकों के बीच पहुंच गए। 22 अक्टूबर 1962 को उन्हें उनके 7 जवानों को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बंदी बनाया। 7 महीने तक ब्रिगेडियर जेपी डालवी चीनी सैनिकों की कैद में रहे। 1962 के युद्ध में भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट को एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने युद्ध में अटैक के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया था। 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने में भी भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट्स का सबसे बड़ा रोल था। गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन के कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने 11 जून 1999 को सबसे मुश्किल बटालिक सेक्टर से घुसपैठियों को वापस भगाया था। जौबटॉप और खालूबर पर कब्जे के बाद वो शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल युद्ध में टोलोलिंग रिज की चोटी को वापस हासिल करने में शहीद हुए थे। जिस चोटी पर विक्रम बत्रा शहीद हुए थे उसे अब बत्रा टॉप कहा जाता है और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये इस देश के इन्फेंट्री का गौरवशाली इतिहास है जो आपको बताया नहीं जाता। हर युद्ध में हमारे वो सैनिक जो लड़े और जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। वैसे अब दुनिया भर की बड़ी सेनाओं में धीरे धीरे कर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को खत्म किया जा रहा है। इसकी जगह पूरी तरह से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की जा रही है, लेकिन भारत के बॉर्डर को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं है। भौगोलिक स्थिति भारत की दूसरे देशों के से अलग है, खासकर उत्तरी इलाके में जहां हिमालय की पहाड़ियां हैं। राजस्थान में रेगिस्तान है, वहां पैदल सैनिकों की जरूरत बनी हुई है। इसलिए भारतीय सेना में इन्फेंट्री यूनिट्स की भूमिका अहम है। हालांकि इसे मॉडर्नाइज किया जा रहा है, फ्यूचर की इन्फेंट्री बनाई जा रही है। भविष्य में भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट्स कैसी होगी, कुछ दिन पहले इसकी पहली तस्वीर देखने को मिली थी और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इसे अभी कुछ दिन पहले गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो हुआ था, वहां लॉन्च किया गया। इसे ह्यूमन फाइटिंग मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे जिस तरीके से डिजाइन किया गया है उससे एक सैनिक की शक्ति और सुरक्षा दोनों बढ़ जाएंगी। यह मौजूदा भारतीय सैनिक की क्षमता से कई गुना शक्तिशाली है, हमला करने में सटीक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। जिस भविष्य के सैनिक की बात कर रहा हूं, अगर आपने न देखा हो तो आपको एक बार फिर दिखा देता हूं। FINSAS इनको कहा गया है। इसका मतलब है फ्यूचर इन्फेंट्री सिस्टम एज अ सोल्जर। ये पूरा सूट जो आप देख रहे हैं, इनमें आधुनिक हथियार और इक्विपमेंट रहेंगे, जिससे सैनिक की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए इसे कर्ण कवच भी कहा गया है। महाभारत में कर्ण को यह वरदान था कि कोई भी हथियार उस पर बेअसर हो जाता था। ऐसा ही कुछ इस सूट के साथ होगा। इसका वजन काफी कम होगा, लगभग 5-6 किलो के करीब। सबसे खास बात यह है कि यह -20 डिग्री से 45 डिग्री तक के तापमान में काम कर सकता है, यानी बर्फीले इलाके से लेकर रेगिस्तान सब जगह पहना जा सकता है। इससे सैनिकों की ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी सैनिक दुश्मनों पर जल्दी और तेजी से हमला कर पाएंगे। तो भारतीय सैनिकों को और मजबूत बनाया जा रहा है, लेकिन उनका जो गौरवशाली इतिहास है वो इतना मजबूत है कि उसके बारे में आपको जानना चाहिए था, इसलिए मैंने आज ये चर्चा की।